सामंजस्य, जहाँ सभी लोग यहाँ रहे, मेरा ऐसा निवेदन है। मुझे आज ये नहीं समझ में आ रहा अध्यक्ष जी कि जब आप महिलाओं के इस विशेष सत्र में महिलाओं को बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया, तो आदरणीय महबूब जी के क्या छटपटाहट है समझ नहीं आ रही है, और बाद में बैठकर इसे पचा ही करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बोलने से पूर्व ही शेर से दीजिएगा। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि जब महिलाओं का विषय है तो नाम जैसा आपका महबूब है, महिलाओं के बीच में आपने कहा नहीं हम तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा महबूब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। ये कहाँ से आवाज आ रही? हाँ, ये सब महबूब जी का कमाल है, इसीलिए शायद आप पहले खड़े हुए थे मेरे बोलने से पहले। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और जो मन आज इस सदन ने आपके नेतृत्व में बनाया है, उससे आधी आबादी का मन मयूर नाच उठा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके नेतृत्व में आज नारी सम्मान की जो गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा लिखने जा रही है, उसका पूरे देश में इससे पूर्व कोई उदाहरण नहीं मिलता। वैसे तो उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 बनने के कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण और महिला विधायकों के लिए सम्मान में विशेष सत्र के आयोजन में नंबर 1 बनना पूरे देश में पहली बार घटित होने जा रहा है। यह बाकी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बनेगा, और यहाँ से जो आज गूंज जाएगी उसकी धमक बरसों बरस तक याद की जाएगी। और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा बधाई का कोई पात्र है तो आदरणीय महाना जी आप हैं। आपके क्षेत्र में मैंने किसी को एक बार कहते हुए सुना था, और सही सुना था, कि आसान नहीं होता है महाना होना। आपने आज इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके प्रयास से आज के दिन का गुजरता हुआ एक एक पल एक बहुत ही सुंदर स्वर्णिम इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। 22 सितंबर 2022 का यह ऐतिहासिक दिवस माननीय अध्यक्ष जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ संपूर्ण सदन के सदस्यों की प्रदेश की आधी आबादी के प्रति सदास्यता के रूप में हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सदस्यों की बेहतरी के लिए नित नए अभिनव प्रयास किए हैं, चाहे अलग समूहों में बांटकर सदस्यों से चर्चा करना हो, या उनके जन्मदिवस पर सदन में बधाई देना हो, या ई विधानसभा लागू करना हो, सब कुछ अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन आज के इस विशेष सत्र के आयोजन से आपने न केवल विधानसभा की 47 महिला विधायकों का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि जिस आबादी के वोट से यहाँ प्रत्येक माननीय सदस्य बैठे हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया। आज कोई महिला दिवस नहीं था कि महिलाओं के विषय में बात करना जरूरी हो, लेकिन फिर भी हम महिला सदस्यों के प्रति आपकी और पूरे सदन की संवेदनशीलता ने यह तय कर दिया है कि आगे चलकर यही समाप्त नहीं होगा। यह 22 सितंबर का दिन हर वर्ष महिला सशक्तिकरण के उन्नयन के रूप में भी जाना जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन का सदन महिला शक्ति को नमन करके आपने हौसला बढ़ाया है। दूर दराज गांव में स्वास्थ्य की देखभाल कर रही आशा बहनों का आपने मान बढ़ाया है। प्रदेश की एनएम बहनों का आपने हिम्मत बढ़ाई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं की आपने जोश भरा है। 33,000 बैंक सखियों में आपने सम्मान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह रही शिक्षिकाओं को आपने संबल दिया है।
स्वयं सहायता समूह की बहनों को आपने ऊर्जा प्रदान की है, डॉक्टर, वकील, पुलिस, गृहिणी बहनों को, और आपने बल प्रदान किया है इस सचिवालय में काम करने वाली प्रत्येक महिला को। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नारी कोई गुड़िया नहीं है जो सजती संवरती रहे, ना ही वो कोई जादुई परी है जो अपने रूप यौवन पर इठलाती फिरे, न उसके गर्भ में सृष्टि का बीज पलता है, वह सृजन की कारक है, उसकी बराबरी किसी से नहीं होती। और आज इस सदन ने यह बता दिया है कि सचमुच उसकी बराबरी किसी से नहीं है। हम कहते हैं हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी सृष्टि में, आपके कोख में सृष्टि का बीज पलता है। अगर आप चिंगारी हो गई तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। बस अंत में अपनी बात कहते हुए समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी कि मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही शारदा, मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ, मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान की नारियों को सलाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आदरणीय अर्चना पांडे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद मनोज भैया जिन्होंने मेरी बात कहने से पहले शादी जैसी बात उठा दी, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के दिन इस अभिनव और अद्वितीय ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने हेतु लोकतंत्र के प्रति कृतज्ञता, लोकमत के प्रति आभार और लोकमन के हेतु धन्यवाद व्यक्त करूंगी। मान्यवर, इस सदन के सम्मानित सदस्यों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक को मेरी तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं। स्वाधीन भारत में ये पहला अवसर है जब किसी प्रदेश के सदन को एक दिन के लिए विशेष रूप से मातृशक्ति और महिला शक्ति को समर्पित किया गया। आदि आबादी के इस अभिनव आयोजन का मैं बहुत हृदय से अनवरत अभिनंदन करती हूँ। यूँ तो आदिकाल से हमारे वेद शास्त्रों में लिखा था यत्र नायत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताया। वहीं ये भी देख रहे हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर कोई आतंक हुआ, कोई विपत्ति पड़ी, तब तक दैवीय शक्तियों को आना पड़ा और तब हम में से ही किसी महिला को कोख का सहारा लेना पड़ा। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध ही क्यों न हो। और रानी कैकेयी के साथ, राजा दशरथ के साथ युद्ध में सहभागिता से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के साथ पराक्रम के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन तक, तथा आज भी समाज के हर क्षेत्र में सशक्त भूमिका का निर्वहन हमारी बहनें कर रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। इन्हीं जटिलताओं और रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में महिला सुरक्षा, रक्षा और स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति जैसे अभियान का सूत्रपात किया गया। मान्यवर, ये पहला कार्यक्रम है जो मिशन और ऑपरेशन दोनों के रूप में है। मिशन शक्ति अभियान का फोकस महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने पर है एवं ऑपरेशन शक्ति का फोकस उन लोगों को सजा दिलाने पर है जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या अपराध किया हो। मैं उल्लेख करना चाहती हूँ, मिशन शक्ति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के प्रति धारणा बदली है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से व्यापक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी
स्वराज परक योजनाओं से महिलाओं को व्यापक स्तर पर जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। एक समय था जब घर में बेटी का जन्म होता था और माता पिता के कंधे झुकने लगते थे, लेकिन आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सुविवाह योजना से तमाम हमारे गरीब किसानों को, मजदूरों को उसका लाभ मिल रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आशा बहू, संगिनी तथा बैंक सखी से लेकर के डॉक्टर, वकील, व्यापार से लेकर फाइटर प्लेन उड़ाए जाने तक का काम हमारी बहनें कर रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति बदली सोच का प्रतिफल ही है कि आज विधानसभा और विधान परिषद महिला सदस्यों की संख्या संयुक्त रूप से अर्धशतक को पार कर चुकी है। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, अंत में इस सदन में आज विशेष दिन के अवसर पर आलोचना नहीं अपितु समालोचना के माध्यम से दवा की बेमतलब की हवा बनाने वाले विपक्ष को स्पष्ट संदेश देना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन को लेकर सबसे अधिक काम हुए हैं। साथ ही बीते 5 वर्ष में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम हुए हैं। एन्सेफेलाइटिस एलिमिनेशन का प्रयास हो या कोविड प्रबंधन हो, प्रदेश की को वैश्विक संस्थाओं से सराहना मिली है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी अच्छा काम हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता और बेहतरीन प्रबंधन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों में एक अलग विश्वास जगाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष जी एवं दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों और विशेष रूप से महिला सदस्यों को इस विधानसभा के स्वर्णिम इतिहास में एक अभिनव अध्याय को जोड़ने हेतु विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही कल से जब मैं बार बार गैलरी में निकल रही थी तो हमारे पत्रकार बंधु बार बार पूछ रहे थे कि कल का दिन आपका होगा, आज का दिन आपका है, तो मैं उस बारे में केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये बात अलग है कि आज के लिए इस ऐतिहासिक पल को बना करके हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश और प्रदेश में जो हमको अवसर दिया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लेकिन कौन सा ऐसा दिन नहीं होता जो महिला का नहीं होता। मैंने पत्रकार महोदय से पूछा कि हर दिन हमारा है, हर दिन हर सुबह हमारी है, कौन सा ऐसा घर होगा जिसमें चूड़ियों की खनक माँ तुलसी के वृक्ष पर, तुलसी के अर्घे पर जल चढ़ाने से शुरू होकर और दीपक की लौ बंद करने से लेकर तक माँ के हाथ से न शुरू होता हो। इसलिए हर दिन हमारा है, हर दिन हमारा है और इसी के लिए हम सब मिलकर के काम करते हैं। आइए हम और आप आज यहाँ, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, नेता विरोधी दल ने भी कहा कि हम सब मिलकर के आज के इस दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए इसमें सुझाव देने का काम करें, इसको और सफल और सशक्त बनाने का काम करें। इसी के साथ एक बार पुनः अधिष्ठाता महोदय, माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सदन में मौजूद सभी अपनी महिला सदस्यों को और सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी, अपना दल सोनेलाल की तरफ से आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अखंड भारत के शिल्पी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में आए सभी माननीय सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ में उनका अभिनंदन भी करती हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आज 22 सितंबर 2022 को देश की आधी आबादी महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से भी उनको आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय महोदय, मैं ऐसी पार्टी से चुनकर आई हूँ जिसका नेतृत्व स्वयं एक ओजस्वी और तेजस्वी महिला के हाथों में है और आज इस सदन में उपस्थित हूँ तो मैं उसका श्रेय भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को देना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर काफी हद तक निर्भर करता है कि उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सभी क्षेत्रों में बराबर का अवसर मिल रहा है कि नहीं। आज मैं सदन के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय यशस्वी नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है, पर मैं एक ऐसी योजना का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ जिसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम सभी महिला सदस्यों को पत्र भेजा है। मिशन शक्ति अभियान, इसकी शुरुआत सन 2020 में हुई थी। इस योजना से प्रदेश की महिलाएं एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनने के लिए ये आरंभ किया गया था और मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिहाज से यह मील का पत्थर साबित होगा। मैं अपनी विधानसभा कायमगंज की मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने कायमगंज विधानसभा में महिला थाने स्थापना की हेतु स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा में एक कटरी क्षेत्र का गांव है, वहाँ पर आसपास कोई भी विद्यालय नहीं है, तो एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत हो जाए तो वहाँ की बेटियों को बहुत ही सुविधा होगी। और जैसा कि अभी हमारी माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं है, पर फिर भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि वो ज़रूर इसकी क्लिपिंग सुन लेंगी। डॉक्टर हूँ तो मेरे पास भी मरीज आते हैं, देखती हूँ मैं उनको भी, तो कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी हम सभी माननीय सदस्यों के पास भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पत्र बनवाने आते हैं। तो मेरी विधानसभा का एक ऐसा गांव था जिसमें 5, 6, 7 महीने लगातार पत्र बनाए, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या बात है कि केवल इसी गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। जब मैंने प्रशासन में अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने वहां पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया और उस गांव के सॉइल, मिट्टी और पानी का जांच किया और मेरे निवेदन पे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका नियमित रूप से जांच हो रही है। इसलिए मैं माननीय हमारी सदस्य, हमारी मित्र डॉक्टर रागनी को यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी पत्र हमने लिखकर भेजा है उसका हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अनुदान मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिला को सशक्त करने के लिए उसे शिक्षित और उसे स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो एक निवेदन भी यहाँ पे करूंगी कि जितने भी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय हैं वहाँ पे अगर एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन लग जाए तो उससे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको भी कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जिसकी हम बात करते हैं और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा झिझक और संकोच होता है, तो ये मुझे लगता है कि एक नई पहल होगी। 2017 के बाद से प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी नौकरी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के जो प्रयास किए हैं, जैसे मुद्रा जैसे स्वरोजगार पैदा करने वाली योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। और मैं एक उल्लेख यहाँ पे करूंगी, जब मैं अपनी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र की महिला से मिली, उसने मुझसे कहा कि पहले
उसने अपने गांव का पंचायत घर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो अपने बनाए हुए उत्पाद की प्रदर्शनी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से लगाती है, तो इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे एक महिला विराजमान है। हमारी उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल भी एक महिला है और केंद्र सरकार में वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी एक महिला मंत्री के ही हाथों में है। हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी केंद्र में मंत्री हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ सदन में मौजूद महिला कल्याण विकास एवं पुष्टाहार, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी महिलाओं के हाथ में है। बस यही कहना चाहती हूँ कि 21वीं सदी का इतिहास महिलाओं की उपलब्धियों का एक स्वर्णिम दस्तावेज होगा, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं महिला, उसके नाते सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे महिला को देवी का रूप दिया गया है। देवी का अर्थ होता है शक्ति। अपने भीतर की इन्हीं शक्तियों को हमें जगाना है और सकारात्मकता की ओर ले जाना है। जैसे कि भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना की और बलशाली रावण को पर विजय पाई, तभी तो हम नवरात्र में वंदना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। भारत का इतिहास तो हमेशा से ही महिला शक्ति, उनके साहस, दृढ़ संकल्प और वीरता का प्रतिबिंब रहा है। चाहे फिर वो रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होलकर का सेवा भाव, कस्तूरबा गांधी की कर्तव्यपरायणता, महिलाओं ने हमेशा उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारी बहुत सी ऐसी वीरांगनाएं थी, तो मैं समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाली कुछ वीरांगनाओं का उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ, जैसे उदा देवी पासी, वीरांगना झलकारी बाई कोरी, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, वीरांगना महावीरी देवी, वीरांगना बेगम हजरत महल जैसी बहुत सी अनेक वीरांगनाएं थी। मैं और उनमें से एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने समाज से लड़कर सावित्रीबाई फूले महिलाओं को शिक्षित किया। माननीय महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कहते हैं कि जब एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण के काम किए जा रहे हैं, उसमें महिलाओं के अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचान कर वो इस राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जो समाज की अंतिम पायदान से आई हुई वीरांगनाएं हैं, इनका पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाया जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी ये जाने और उनसे प्रेरणा ले, क्योंकि शी इज अ चेंज मेकर। अंतिम में 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम बहुत जल्द इस धरती का बदला हुआ नक्शा देखेंगे। हम नारी की भारत भू पर फिर वही प्रतिष्ठा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आज का दिन महिलाओं को इस सदन में समर्पित किया गया है, जैसा कि अर्चना पांडे जी कह रही थी कि हर दिन महिला का है, सुबह से लेकर शाम तक और फिर अगली सुबह से लेकर शाम तक। प्रत्येक दिन महिला का है, माँ का है, बहन का है, पुत्री का है। आज का दिन जब विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को समर्पित किया है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बोलने का मौका दिया है। आज के दिन मैं उन भी सशक्त नारियों का, महान नारियों का जो इतिहास में, जो धार्मिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक पटल पर
जो दीप्यमान थी, उनको भी मैं प्रणाम, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और उनके भी प्रति अपना आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इस मानसून सत्र ने जो 18वीं विधानसभा 22 सितंबर को है, इसने देश ही नहीं दुनिया का भी मानसून बदला है। महिलाएं क्या होती हैं ये तो प्रत्येक घर में रहने वाले लोग सब जानते ही हैं। मैं समझती हूँ, अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। कहते हैं कि हंसकर सह जाऊं कष्टों को, वो अंतर शक्ति जगाने दो, मत करो भ्रूण हत्या मेरी, वो बंद कली खिल जाने दो, बस इतनी विनती है माँ, दुनिया में मुझको आने दो, जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो। आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि दोबारा सरकार बनाने का मौका महिलाओं के वरद आशीर्वाद से मिला है। योगी जी ने कहा कि महिलाओं ने दोबारा उनकी सरकार बना दी और मैं समझती हूँ कि विपक्ष के लोग शायद उन महिलाओं की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं, वो पुराने वाले सियासत ज़्यादा लोग हमें इस मुल्क की सरकार बनाने वाले, ये मोदी जी ने कहा, योगी जी ने भी कहा। मैं समझती हूँ कि विपक्ष का जो रवैया है कि विरोध करने के लिए विरोध करना है और इसीलिए इस बार जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया। कहते हैं कि सचिव वैद्य गुरु 3 जौ, प्रिय बोले भयास और राज धर्म तन 3 जौ, होए बेगही नाश। ये मैं समझती हूँ कि उनके सचिवों ने उनको सही सूचनाएं नहीं दी, जिसकी वजह से वो जनादेश एकत्रित नहीं कर पाए। आज के मौके पर जब लोकहित में और जनहित में सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, तमाम ऐसी योजनाएं जो महिला और पुरुष सबके लिए हैं, सबको समान भाव से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं जब गिनना शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारा समय उन योजनाओं को गिनने में जाएगा। और जो मुझे खास तौर पर प्रभावित करती हैं योजनाएं, उनमें नारी सुरक्षा, कन्या सुमंगला योजना और कन्या विवाह योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू की हुई है। घर में परिवार में बेटी के जन्म लेते ही लोगों को एक चिंता और फिक्र होती थी कि कैसे इस बेटी की शिक्षा होगी, कैसे दीक्षा होगी और कैसे विवाह होगा। इस दर्द को, इस परेशानी को मुख्यमंत्री जी ने समझा और उनको कन्या सुमंगला योजना में और सामूहिक विवाह योजना में उनको वरीयता दी और उसका ध्यान केंद्रित किया। मैं समझती हूँ कि बालिकाओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं कल जब आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को मिलने जा रही थी, अपने रजवाहे की सफाई के बारे में बात कहने जा रही थी, तो उन्होंने, जब मैंने उनको कहा कि भाई साहब ये रजवाहों की किसानों की बड़ी दिक्कत परेशानी है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको स्वीकृत करने का काम किया। ऐसी संवेदनशील सरकार। और जब मैं सीढ़ी चढ़ रही थी तब मुझे यह सूचना प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हाथरस जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दे दी है। मैं उनको आभार और उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे पर्यटन मंत्री, उन्होंने, जब मैंने उनसे बात कही तो पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करके हनुमान चौकी जो हमारे यहाँ की विरासत है उसको पर्यटन संवर्धन योजना में शामिल करके उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए उन्होंने तुरंत से बजट आवंटित किया। मैं ऐसी संवेदनशील सरकार जो बात कहते ही योजनाओं को स्वीकृत करने का काम, लाभ देने का काम, जनहित में और लोकहित में सरकार चलाने का काम कर रही है, मैं ऐसी सरकार की पूरी प्रशंसा करती हूँ जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। ऐसी तमाम चीजें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो उनके नेतृत्व में चलने वाली तमाम चीजों पर ध्यान इस सदन का आकर्षित करना चाहती हूँ। पूज्य योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में कांवड़ियों पर जो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा की, वो देखने और दिखाने लायक थी। गौवध को रोकने के लिए गौवध अधिनियम को सख्त किया गया। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरा प्रदेश, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि महिलाओं की अस्मिता को लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी, उनके मान सम्मान को लेकर भी शौचालय की चीज को आगे बढ़ाया गया, तो उसके लिए भी पूरे प्रदेश में खुले शौच का जो खुला शौच से मुक्ति मिली है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अयोध्या में जो दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड बनाया
वो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बना। मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुख्यमंत्री जी के कड़े तेवर और बड़े फैसलों से अपराधियों और माफियाओं में खलबली मची है। या तो अपराधी जेल में है या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं और पूरा प्रदेश सुराज की परिकल्पनाओं को मूर्तिमान कर रहा है। ये पूज्य योगी सरकार के त्याग और तपोबल का परिणाम है जो कि प्रदेश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को राम राज्य की परिकल्पना में साकार करके जहां सारे लोग सुरक्षित हैं, जहां सारे लोग समर्थ हैं, जहां स्वावलंबन है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को ध्येय वाक्य बनाते हुए सशक्त नारी और सशक्त प्रदेश के माध्यम से वो अपना लगातार संदेश दे रहे हैं। मैं आज अपनी 4 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी और उससे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ उन तमाम महिला अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जिन्होंने हम लोगों के साथ, सरकार के साथ जुड़कर काम किया है, समाज में जुड़कर काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ, उनको बधाई देती हूँ। मैं मकान से घर बनाने वाली और घर से लेकर समाज और राष्ट्र का निर्माण करने वाली प्रत्येक महिला को मैं सैल्यूट करती हूँ। और 2 लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। कहते हैं कि हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो सब आशंकाएं अपने मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिलाकर चलने तो दो मुझको। आज के मौके पर जब आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष ने, आदरणीय योगी जी ने हम लोगों को ये आज मौका दिया है और मैं इसके लिए उन हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में सत नमन करती हूँ। मैं देवी झलकारी बाई उदा देवी पासी जी के चरणों में सत नमन करती हूँ। साथ ही मैं नमन करती हूँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, जिनके दिए गए अधिकारों के द्वारा आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को बहुत बहुत सम्मान दिया और वो टाइम टू टाइम हमें इंकरेज और अप्रिशिएट करते रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सबके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, जो शुरू से ही महिलाओं की प्रगति के बारे में बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेहनगर की जनता का और मातृशक्ति का, जिन्होंने अपनी बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर चुनकर भेजा है। मान्यवर, जब हम आप सभी आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिला को सशक्त बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। मान्यवर, आज महिलाओं का जो सशक्त होने की बात, किसी भी बंधन से मुक्त होकर पूर्ण रूप से अपने निर्णय लेने की आज़ादी हो। मान्यवर, हमारे समाज में कहीं भी महिला को निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। हर रूप में, हर अवस्था में किसी न किसी रूप में एक पुरुष उसका निर्णय लेने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो। कभी भी महिलाएं अपने निर्णयों को उस तरह से फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर नहीं रख पाती और न ही परिवार या समाज उनके निर्णयों को उतना गंभीरता से लेता है। मान्यवर, हमें उसी आत्मनिर्भरता को, उसी कॉन्फिडेंस को महिलाओं में जगाना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को वो ज़रूरी कॉन्फिडेंस दे और ये ज़रूरी कॉन्फिडेंस लाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर करना होगा। मान्यवर, आत्मनिर्भरता के लिए साक्षरता बहुत ही ज़रूरी आयाम है। साक्षरता से मेरा मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना या शिक्षित होना नहीं है। साक्षरता हमारे अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए हमें जागरूक करता है और समाज के विकास में एक आधार स्तंभ बनता है। मान्यवर, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साक्षरता लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान्यवर, जब हम आज घोषित अमृत काल में खड़े हैं, जो घोषित कर दिया गया है, सो कॉल्ड घोषित अमृत काल में जब खड़े हैं, तो वो हमारे जेंडर का जो हमारी लिटरेसी रेट है मान्यवर, पुरुष और महिलाओं में, वो 20% का डिफरेंस है उसमें अभी भी। और हम एजुकेशन को इतना ज़रूरी है क्योंकि ओनली एजुकेशन कैन फिल ऑल द गैप्स ऑफ सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन। सो वी हैव टू एजुकेट ऑल द वुमेन। प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें सरकार कैसे इनकरेज कर रही है मान्यवर।
मान्यवर क्यों नहीं सरकार उच्च शिक्षाओं में सभी पूरे शिक्षाओं में महिलाओं के लिए 50% शुल्क मुक्त कर देती है, शुल्क मुक्त क्यों नहीं कर देती है पूरी उच्च शिक्षाओं को, उन्हें क्यों नहीं? और ये सरकार सुनिश्चित करे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्हें भी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से शुल्क मुक्त किया जाए। मान्यवर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, इतना फेवर तो मुझे लगता है बनता ही है उत्तर प्रदेश का। वैसे भी मान्यवर पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित समाज की बेटियां उच्च शिक्षा दिलाने के लिए परिवार बड़ी मुश्किल से तैयार होता है और अपनी पूंजी लगाकर उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान कराता है। और जब विश्वविद्यालय में 400% फीसें बढ़ जाती हैं मान्यवर, तो सरकार क्या चाहती है? क्या पिछड़ों, दलितों, वंचितों और शोषितों को शिक्षा से दूर करने की साजिश है सरकार की, ताकि हम अपनी आवाज़ ना उठा सकें, आंदोलन ना कर सकें? रोड पे आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। किसी भी देश की स्ट्रेंथ होते हैं युवा को स्ट्रेंथन करने की बजाय हम और वीक कर रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात होती है, बड़ी स्ट्रेटेजिकली हमें ये कल 20 तारीख को प्रोवाइड कराया गया मिशन शक्ति, जिसमें बहुत अच्छे से दिया गया है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। नारी सुरक्षा कहाँ सुरक्षित है मान्यवर, ये मैं जानना चाहती हूँ। सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है सुरक्षा। और एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मान्यवर महिलाओं से हुए आपराधिक शिकायतों में 30% का इजाफा हुआ है। जो 2019-20 की रिपोर्ट है मान्यवर, उसमें 30% का इजाफा हुआ है। आजकल हर जगह सुर्खियां बनती जा रही हैं अखबार की, जिसमें महिला अपराध, महिला का बलात्कार, शोषण, उनके घरेलू हिंसा, ये सारी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। जो यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहला स्लोगन है नारी सुरक्षा। मुझे नहीं लगता नारी कहीं से भी इस सरकार में सुरक्षित है। राज्य के लिहाज से यूपी में न केवल ऊपर से ही, इनफैक्ट न केवल फर्स्ट है यूपी, बल्कि जो सेकंड नंबर पे दिल्ली है, उससे भी 5 गुना ज़्यादा शिकायतें आई हैं महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों को लेकर। आए दिन सुर्खियां बनते जा रहे हैं। मात्र ये छाप देने से, मात्र ये लिख देने से कि महिला सुरक्षित है, महिला सुरक्षित नहीं हो सकती मान्यवर। नारी सम्मान, नारी को सम्मान कब मिलेगा मान्यवर? दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित की बेटियां जब पैदा होती हैं तभी से उनका परिवार उनकी शादियों के लिए चिंतित रहता है कि किस तरह से सम्मानित तौर पे हम उनकी शादी कर सकें, पूरा अपना मान सम्मान, वो ज़मीन गिरवी रख देते हैं। और ये जो शादी अनुदान था वो थोड़ी सी हेल्प कर देता था उनमें उनकी, लेकिन जैसे ही वो अपने सम्मान की, अभी ये समाज अभी अपने सम्मान की बात कर ही रहा था, तब से आपने इसको बंद करके कुठाराघात कर दिया और उन्हें वापस से आप सामूहिक विवाह में आने की बात कर रहे हैं। मान्यवर एक पिछड़ा, दलित, शोषित परिवार की जब बेटी खुद ही वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा सम्मान तो अभी अभी मिलना शुरू हुआ है मान्यवर, और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि उनकी बेटी सामूहिक विवाह में सम्मिलित हो जाए। मान्यवर जहाँ भी देखें आबादी का, चाहे आबादी में हो, चाहे वोट देने के मामले में हो, हम पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। तो क्यों नहीं हमें हर जगह हिस्सेदारी भी 50% की दी जा रही है। हर फील्ड में हमारी जब भागीदारी 50% की है, तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है 50% की? महिलाओं को हर जगह, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे राजनीति, हर जगह क्यों नहीं 50% की हिस्सेदारी दी जा रही है मान्यवर? और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि वर्टिकली उन्हें कैटेगराइज करके, जिस तरह से कैटेगराइज करके मिलती है आरक्षण, उसी तरह महिलाओं को भी कैटेगराइज करके क्यों नहीं सम्मान देना चाहिए, क्यों नहीं आरक्षण देना चाहिए? पिछड़ा, दलित, शोषित समाज की बेटी का, महिलाओं का उच्च पदों पर होना, आसीन होना बहुत बेहद ज़रूरी है मान्यवर। स्वावलंबन, यहाँ नारी स्वावलंबन की भी बात कही गई है मान्यवर। इसमें मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि कितनी नारियों को उन्होंने उन्होंने कौशल अपने कितनी प्रशिक्षित किया है कौशल द्वारा उन्होंने अपनी नारियों को। और इतनी ज़्यादा आधी आबादी जब हम हैं तो उसमें बहुत थोड़ी सी संख्या, उनके डाटा के अनुसार बहुत थोड़ी सी संख्या में नारियों को प्रशिक्षित किया गया है। और जितनी प्रशिक्षित किया भी गया है मान्यवर, उन्हें रोजगार से नहीं जोड़ा गया है, वो रोजगार नहीं पा पाई हैं। तो वो नारियां कहाँ से स्वावलंबी हुई, मुझे तो नहीं पता चल रहा है मान्यवर। महिलाओं को जो कौशल केंद्र हैं उनमें किस तरह से, और महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पर किस तरह से शोषण जिस तरह से हो रहे हैं उनके मान्यवर, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। औपचारिक ही नहीं, इनफैक्ट अनौपचारिक जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमारे घरेलू जो काम करने वाली महिलाएं हैं, और भी बहुत सारे अनौपचारिक सेक्टर हैं, उन पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्यों नहीं कुछ करती?
और इनमें ज़्यादातर दलित, पिछड़ा, शोषित महिलाएं रहती हैं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव भी रखना चाहूँगी सरकार के सामने कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण हो सके। मान्यवर, यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% नहीं, महिला को भी तो मान्यवर हम नहीं कह सकते सर। महोदया, यूपी बल की महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाए। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तहसील स्तर पर सभी स्कूलों और संस्थाओं में नियमगत अंतराल पर आयोजित किए जाएं। सभी गांवों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन सर्विलांसेस की व्यवस्था स्थापित की जाए ताकि डबल यानी 100 और डायल 112 द्वारा मॉनिटरिंग और रिस्पांस की व्यवस्था ऑटोमेटिक तरीके से हो सके। यूपी में डायल 100 और 112 को सरकार ने लचर कर दिया है, उससे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है महोदया। फिर से स्थापित किया जाए और पूरे प्रदेश में रिस्पांस सिस्टम को 10-15 मिनट के भीतर सुनिश्चित किया जाए। वुमेन पावर लाइन 1090 को मजबूत किया जाए और ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जाए। 1090 ऐप में अपराध समाधान जांच के प्रति और अपराध समाधान रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए सिस्टम विकसित किया जाए। स्पेशल वुमेन सेल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए डीजीपी की अगुवाई में गठित किए जाए। सभी पुलिस अधिकारियों के एसीआर में जेंडर सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाए। समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित की गई आशा ज्योति केंद्र महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों के वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किए जाएं। महोदया, सभी बीपीएल परिवारों को 1 वर्ष के भीतर महिला राशन कार्ड जारी किए जाएं। महिला किसानों को पुरुष किसानों की तरह पूर्ण अधिकार, समर्थन और मान्यता सुनिश्चित की जाए। महिलाओं की भूमि का अधिकार और पट्टा दिया जाए। पति और पत्नी के नाम पर भूमि का संयुक्त स्वामित्व और महिला उत्तराधिकारियों के नाम पर भूमि के नामांकन जैसे उपायों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। समाजवादी पेंशन योजना जरूरतमंद बीपीएल परिवारों की महिलाओं की सहायता के लिए 18,000 रुपये सालाना की दर से पेंशन योजना को दोबारा शुरू किया जाए। कन्या विद्याधन जो 12वीं पास छात्राओं को एक मुश्त 36,000 की राशि दी जाती थी, उसे वापस से चालू किया जाए। विधवा, विकलांग और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 2 लाख का अनुदान और एक घर दिया जाए। एसिड अटैक पीड़ितों को पुनर्विचार पैकेज दिया जाए, पुनर्निवास पैकेज दिया जाए। छात्राओं के लिए आवासीय मॉडल स्कूल सभी जिलों में विकसित किए जाए। सभी महिला फ्रंट लाइन कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराए जाएं। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएं। विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाए जाएं। प्रति वर्ष 2 लाख लड़कियों को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। लड़कियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कॉलेज सभी 18 मंडलों में स्थापित किए जाएं। आवासीय छात्रावास बड़े शहरों में छात्राओं के लिए स्थापित किए जाएं। राज्य बसों में महिला छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित की जाए। लैपटॉप, टैबलेट वितरण में लड़कियों को 50% का प्रतिनिधित्व दिया जाए। हौसला पोषण मिशन गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चियों के लिए मिशन को दोबारा शुरू किया जाए। 108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को उत्पन्न लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित और संवर्धित किया जाए। शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। शिक्षा मित्रों का
पारिश्रम बढ़ाया जाए और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएं। आशा कार्यकर्ताओं के लिए विशेष भर्ती और प्रशिक्षण अभियान चलाया जाए। आशा कार्यकर्ताओं को अन्य ग्रामीण सेवाओं के बराबर पारिश्रमिक दिया जाए। स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाए ताकि महिला कारीगरों और महिला शिल्पकारियों को आसन और बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। महिला स्वयं सहायता समूह पर्यटन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की जाए। सूक्ष्म कामधेनु योजना महिला डेयरी ऑपरेटरों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ सब सूक्ष्म कामधेनु योजना को दोबारा शुरू किया जाए। मान्यवर, आज इतनी सारी रिक्त पदें हैं जिसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला कर्मचारियों को भी हर जगह सब्सिडी, हर जगह आरक्षण देकर उनको किया जाए। मान्यवर, सचिवालय में महिला कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू पुरुष कर्मचारी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मान्यवर, सचिवालय में समूह क के जो 529 कर्मी हैं उनमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 21 है। इसी तरह समूह ख में भी मान्यवर जो 2437 कर्मी हैं उनके सापेक्ष सिर्फ 410 महिलाएं हैं। इनमें भी मान्यवर हमें महिलाओं को सब्सिडी, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और महिलाओं को अपने प्रतिनिधित्व को रखने का मौका दिया जाए। मान्यवर, मैं 2 पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। अभी कितने लोग हुए अभी तक? आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक हो, अवतारी हो। वक्त पड़े तो लक्ष्मी बाई, वक्त पड़े तो झलकारी हो। आंधी हो तूफान घिरा हो, पथ पर कभी नहीं रुकना है। हर पद की सच्ची अधिकारी, तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है। बहुत थैंक यू।